नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं सबका स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि फरवरी 2025 में होने वाली कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा का सामना तुम जल्दी ही करने वाले हो और सभी विषयों की तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। लेकिन ये वीडियो हिंदी का है, तो आज हम इस वीडियो में हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर बहुत सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं। यदि आप चाहते हो कि हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर आपको ज़्यादा अंक मिले, अधिकतम अंक मिले, तो प्रश्न पत्र का पूरा प्रारूप आपको समझ लेना होगा। उसका अंक विभाजन कैसा होता है और प्रश्न पत्र में पूछी जाने वाली आकलन कृतियाँ कैसे समझदारी पूर्वक हल की जाती है और प्रश्न पत्र हल करते हुए 80 अंकों का लेखन जो आपको करना है, तो अनमोल समय आपको कैसे बचाना है, इन सभी बातों का मार्गदर्शन मैंने इस वीडियो में करने का प्रयास किया है। और प्रश्न पहले से लेकर अंतिम 5वें प्रश्न तक सभीयों का उत्तर मेरे हस्तलिखित रूप में देने का प्रयास किया है। मैं आशा करूंगा कि आप उसे अच्छी तरह से देखोगे, परखोगे और अमल में लाओगे। विद्यार्थी मित्रों, 3 घंटों का समय आपको दिया जाएगा, जो कि आपके लिए अत्यंत अनमोल होगा। सबसे पहले तो आपको ये सूचनाएं पढ़नी होगी। गद्य, पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियां निकालने के लिए पेन का ही प्रयोग करना है। रचना विभाग अर्थात उपयोजित लेखन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको आकृतियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, सबसे आवश्यक बात, आपका अक्षर सुंदर और सुवाच्य होना चाहिए। हमारे उत्तर पत्र जांचने वाला जो भी परीक्षक होगा, वो बस उसकी ओर आकर्षित हो जाना चाहिए। हमारे उत्तर लेखन में मौलिकता होनी चाहिए। जहां आवश्यक हो उचित समास समय छोड़ना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं विद्यार्थी मित्रों, जो गद्य परिच्छेद यहाँ पर दिया जाएगा, गद्य हो, पद्य हो या पूरक पठन हो, वो परिच्छेद आपको पहले ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक पढ़ लेना होगा। क्योंकि आपको जो भी आकलन कृतियाँ हल करनी है, वो इसी के आधार पर करनी है। ये नहीं करना कि कोई भी 2-4 शब्द उठाएं और उत्तर की जगह पर पटक दिए। ये तो सरासर मूर्खता होगी। आकलन कृतियाँ हल करने के लिए जो खाने यानी कॉलम दिए हुए होते हैं, वहाँ पर आपको उचित शब्द डालने हैं। पूरे प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 5 विभाग होते हैं। विभाग पहला गद्य 20 अंकों के लिए, विभाग दूसरा पद्य 12 अंकों के लिए, विभाग तीसरा पूरक पठन 8 अंकों के लिए, विभाग चौथा भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण 14 अंकों के लिए और रचना विभाग अर्थात उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर गलती से पद्यांश हो गया है, लेकिन वो गद्यांश है। उत्तर से संबंधित जो शब्द है वही आपको वहाँ पर लिखना है। कई बार तो उत्तर परिच्छेद में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, वो हमें एक जगह पर समेटना है, इन 4 खानों में या 2 खानों में। वीडियो पॉज करते हुए आप इस परिच्छेद को पढ़ सकते हैं। अभी उत्तर लिखने की बारी है। ये हमने यहाँ पर विभाग 1 गद्य का उल्लेख किया है, केवल प्रश्न क्रमांक डाला हुआ है। 1 अ, संजाल पूर्ण कीजिए। जो उत्तर हमें लिखने थे, परिच्छेद में आए 4 फूलों के नाम गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम, कोस्मोस और गुलाब। 4 ही पूछे हैं तो 4 ही लिखेंगे। दूसरा आंकड़ा कारण लिखिए। इसमें पहला है लेखक ने जिनिया का पौधा अपने सिरहाने लगा दिया, और दूसरा है लेखक ने जिनिये के पौधे को विदा दे दी। चलो इन दोनों के कारण लिखते हैं। पहले का कारण लिखते हैं, रास्ते के किनारे उगे इस पौधे से जो आए सो उसकी कली तोड़ रहा था। और दूसरा, जिनिया का पौधा 2-1 महीने फूल देकर अंत में सूख गया। एक ही वाक्य में पूछा हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे। तो आधे आधे अंक के लिए ये आपको 2 कारण लिखने हैं। अगला प्रश्न, गुलदाउदी की विशेषता। पहले, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती, और दूसरा, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। उसके बाद शब्द संपदा में 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछे हैं। गद्यांश में से 2 शब्द युग्म चुनकर लिखिए। और अगला है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो, सर्दी और फूल।
दोनों के उत्तर एक साथ देखते हैं। शब्द युग्म 1-1 और दूसरा 2-1। लिंग देखिए, सर्दी स्त्रीलिंग, फूल पुल्लिंग। अगला चौथा आंकड़ा है सोमत अभिव्यक्ति का। फूलों के उपयोग विषय पर 15 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करो। फूलों का उपयोग अर्थात सोमत अभिव्यक्ति। फूल प्रकृति का एक घटक है। मानव को मिला यह सुंदर वरदान है। मानव जीवन में अत्यधिक रूप में फूलों का महत्व एवं उनकी उपयोगिता बनी हुई है। कई फूल अपने आकर्षक रंग, रूप और खुशबू से हमारा मन मोह लेते हैं। उन्हें देखने या सूंघने भर से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। फूलों का प्रयोग विविध बातों के लिए किया जाता है, जैसे तीज त्योहार के समय, शादी के मौके पर या अन्य कार्यक्रमों में सजावट के लिए फूलों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई पूजा पाठ हो, किसी विशेष अतिथि का स्वागत सत्कार हो, मन और वातावरण को तरोताजा रखने की बात हो, कुछ विशिष्ट दवाइयाँ बनाने की बात हो, इत्र या सौंदर्य उत्पादन की बात हो, या फिर धूप बत्ती बनाना हो, ऐसे कई कामों के लिए फूलों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न पहले का अ पूर्ण कर लेने के बाद हम आ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ बनानी है। पहला आंकड़ा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। गद्यांश पढ़ लेना बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक। प्रश्न पत्र में दिया हुआ संबंधित परिच्छेद में एक पंक्ति शायद छूट गई है, इसलिए ये परिच्छेद आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। अब हम कृति हल करेंगे। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। पहला, ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। दूसरा मुद्दा, ये केवल सूरत दिखाने आते हैं। तीसरा, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। और चौथा, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। आगे 2 अंकों के लिए उन्होंने कारण पूछे हैं। पहला, ऑफिस के बड़े बाबू ने लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। और दूसरा है, लेखक ने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए आंख खोली। इन दोनों के कारण हम एक साथ जानते हैं। पहले का कारण, ऑफिस के बड़े बाबू लेखक को सोया जानकर वापस जाने के बजाय सोचने लगे कि यदि उनको लेखक ने नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। और दूसरे का कारण, क्योंकि ऑफिस के बड़े बाबू ने लेखक के टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। इतना उत्तर पर्याप्त है। अब 2 अंकों के लिए जो शब्द संपदा पूछी गई है उसकी ओर बढ़ते हैं। तीसरा आंकड़ा, शब्द बनाइए। बीच में दर्द शब्द दिया हुआ है, उसका उपसर्ग युक्त शब्द भी बनाना है और प्रत्यय युक्त शब्द भी बनाना है। और उसके बाद विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा है। पहला है औपचारिक और दूसरा है दिन। इनके उत्तर देखते हैं। तो दर्द का उपसर्ग युक्त शब्द है बेदर्द, या हम हमदर्द भी लिख सकते हैं। और प्रत्ययुक्त शब्द है दर्दनाक या फिर दर्द भरा। विलोम शब्द देखिए, औपचारिक, अनौपचारिक, दिन, रात। और आगे है सोमत अभिव्यक्ति में मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, जहां जहां पर सोमत अभिव्यक्ति को लेकर प्रश्न पूछा है वहां पर आपको अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार, अपनी शैली में, अपने विचारों में इनका उत्तर लिखना है। और यही मुद्दा आकलन कृति हल करने के लिए भी लागू होता है। सोमत अभिव्यक्ति में परिच्छेद में पूछे गए शब्द या वाक्य नहीं आने चाहिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ज्यों का त्यों वहां से उठाकर यहाँ पटक देते हैं। आइए उत्तर देखते हैं। सोमत अभिव्यक्ति, मरीज से मिलना यानी केवल औपचारिकता निभाना ऐसा नहीं होता। पूरे प्रेम और अपनापन की भावना से मरीज से मिले। आपके मिलने से उसे आनंद और संतोष का अनुभव होना चाहिए। मरीज के लिए उपयुक्त और पोषक वातावरण बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर शांति का वातावरण बनाए रखना, शरारती और चुलबुले बच्चों को साथ में न ले जाना, नकारात्मक या अप्रिय बातें मरीज के सामने न करना, उसके नींद और आराम में खलल न डालना, निश्चित समयावधि तक ही रुकना, मरीज के स्वास्थ्य की कामना करके उसका हौसला बढ़ाना आदि सावधानियां हमें मरीज से मिलने जाते समय बरतनी चाहिए। ये जो ई का प्रश्न है, इसमें अपठित
जो शायद आपने इसके पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, ऐसा कोई परिच्छेद डाला जाता है। लेकिन अगर आपका अवान्तर वाचन है, आप पाठ्य पुस्तक के अलावा भी कुछ और अन्य बातें पढ़ते हो, तो उनके लिए इस प्रश्न को हल करना बड़ा आसान होगा। यहाँ पर भी आपको परिच्छेद ध्यान से पढ़ लेना होगा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर आधारित कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला आंकड़ा भारत माता के शहीद, और दूसरा पूछा है उत्तर लिखिए वह माँ धन्य है, और दूसरा आंकड़ा समाज इनके चरणों में शीश झुकाएगा। आइए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखते हैं। ई आंकड़ा डालना है और केवल उत्तर लिखना है। भारत माता के शहीद, एक तरफ हमने लिखा भगत सिंह और दूसरी ओर लिखा चंद्रशेखर आजाद। परिच्छेद में अगर और भी नाम आए हैं तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। दो पूछे हैं तो दो ही लिखेंगे। उत्तर लिखिए में पहले का उत्तर है जिसकी गोद में ऐसे शहीद पैदा होते हैं, और दूसरा समाज देशभक्त शहीदों की आत्माओं के चरणों में शीश झुकाएगा। देखो यहाँ पर फिर से स्वमत अभिव्यक्ति वाला प्रश्न आ गया। शहीदों का अमर बलिदान विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करो। मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि परिच्छेद के वाक्य हमें नहीं चुराने हैं, अपने मन से, अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से लिखना है। देखो जैसे हमने लिखा है स्वमत अभिव्यक्ति, इस संसार में अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर निस्वार्थी रूप से देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, ऐसी भावना रखने वाले देश प्रेमी विरले ही होते हैं। देश की रक्षा के लिए ये अपने सीने पर बंदूक की गोलियां झेलकर शहीद तक हो जाते हैं। हमारी आज़ादी का इतिहास ऐसे वीर शहीदों के बलिदान से भरा पड़ा है। अपने देश को अपना सर्वस्व मानकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ऐसे देशभक्त लोग अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। इनकी शहादत पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। देशवासियों को खुशहाल जिंदगी देने के लिए गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे कईयों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। हमें इनके बलिदान को कभी न भूलकर देश की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर गद्य विभाग पहला समाप्त होता है 20 अंकों का। अब हम बढ़ते हैं पद्य विभाग की ओर, जो 12 अंकों के लिए है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जो भी पद्यांश दिया हुआ है उसे पहले अपने दिमाग में उतार लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और फिर पहली आकृति पूछिए। पद्यांश में आए व्यंजनों के नाम। व्यंजन अर्थात खाद्य पदार्थ। यहाँ हमने विभाग दूसरा पद्य लिखा है। प्रश्न दूसरा अ, कृतियाँ। तो व्यंजनों के नाम देखिए, हलवा पूड़ी, दूध मलाई, रोटी और भाजी। आकृति बनाना आवश्यक है, वो भी केवल पेन से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा आंकड़ा देखिए। पठित पद्यांश में आए प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको तो पता है शब्द के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है और किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रत्यय वाले हम 2 शब्द परिच्छेद में से ढूंढेंगे। और दूसरा आंकड़ा है, दिए गए शब्दों के लिंग पहचान कर भेद लिखिए। यहाँ पर अ में घर और ब में शाल, इनका लिंग हमें पहचानना है। आइए उत्तर लिखते हैं। परिच्छेद में प्रत्ययुक्त शब्द तो और भी थे, हमने 2 चुने हैं। पहला कंपित, कंप जोड़ इत, उदासी, उदास जोड़ ई, और लिंग पहचानना घर पुल्लिंग, शाल स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। केवल 4 ही पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है, और लिखते समय हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि कहीं कोई काटछाट नहीं होनी चाहिए। कोई शब्द लिखा और काटा, इससे हमारा परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और हमारे बेवजह अंक काटे जाते हैं। यहाँ देखो हमने सरल अर्थ लिखा है पहली 4 पंक्तियों का। अमीर लोगों की बात ही कुछ और होती है। चाहे कितनी ही कड़ाके की सर्दी क्यों न हो, उनका खान पान बढ़िया होता है। जैसे हलवा पूड़ी, ताजी दूध मलाई खाकर तृप्त होते हैं एवं शिशिर ऋतु का आनंद लेते हैं, या यूं कहिए ठंड का दुगुना आनंद उठाते हैं। बाहर भले ही हाड़ कपाने वाले ठंड हो, उन्हें कदापि चिंता और डर भी नहीं होता, क्योंकि वे अपने बदन पर रंगीन, आकर्षक एवं मूल्यवान शाल एवं दुशाले ओढ़ते हुए शानदार तरीके से ठंड का आनंद उठाते हैं।
पर इसके विपरीत गरीबों की हालत काफ़ी खराब एवं दयनीय हो जाती है। कड़ाके की ठंड के कारण उनकी हड्डियां तक कांपती है और कभी-कभी तो उनके ठंड के मारे ठिठुरते बदन पर ओस तथा पाले गिरते हैं, जो बड़ा कष्टदायी होता है। हर विद्यार्थी अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार यह उत्तर लिख सकता है। प्रश्न दूसरे का अविभाग पूर्ण हो जाने के बाद अभी आ को देखेंगे। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो भारत महिमा जो कि पहली ही कविता है, उसको लेकर ये परिच्छेद या ये पद्यांश पूछा हुआ है, उसे आप पहले ध्यान से पढ़ लो। प्रश्न पूछा है, संजाल पूर्ण कीजिए। उषा का भारत के साथ व्यवहार। उत्तर देखते हैं। पहला, उषा भारत को सूर्य किरणों का उपहार देती है। और दूसरा मुद्दा, उषा भारत भूमि का अभिनंदन करती है। ये प्रश्न जरा ध्यान से देखना बच्चों। पद्यांश में से दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न हो। पहला उपहार और दूसरा अभिनंदन। हम सालों से पर्चे जांचते आ रहे हैं, तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं। वो क्या गलती करते हैं, जो शब्द दिए हुए हैं उनको लेकर प्रश्न बनाते हैं। जैसे उषा ने क्या उपहार दिया या उषा ने किसका अभिनंदन किया। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। हमें ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर ये शब्द आना चाहिए। आइए देखते हैं। देखो, पहला शब्द उपहार था। हमने क्या प्रश्न बनाया, उषा ने भारत को सूर्य किरणों का क्या दिया है, तो उत्तर आता है उपहार। और दूसरा प्रश्न, जिसका उत्तर अभिनंदन आना चाहिए, हमने बनाया उषा ने भारत का हंसकर क्या किया है। आपको ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं। अभी शब्द संपदा को लेकर प्रश्न है। दूसरा आंकड़ा, पद्यांश में आए दो उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, हार शब्द के दो भिन्नार्थ लिखिए। भिन्नार्थ का मतलब अलग अलग अर्थ। हमने उपसर्ग युक्त शब्द दो चुने हैं। पहला आलोक और दूसरा अशोक। परिच्छेद में और भी शब्द थे, हमने दो लिए। और हार शब्द के भिन्नार्थ देखिए। हार का अर्थ पुष्पमाला भी होता है और दूसरा पराजय। तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश का भावार्थ लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आजकल तो भावार्थ नहीं पूछा जाता है, लेकिन सरल अर्थ अवश्य पूछा जाता है। उत्तर देखते हैं। देखिए, कहीं भी काट छाट नहीं है। कवि की सुंदर कल्पना के अनुसार हमारा भारत देश मानो हिमालय का आंगन है। इस आंगन को अर्थात देश को उषा प्रतिदिन सूर्य की कोमल किरणों का उपहार देती है। मानो उषा हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। उसी तरह हिमालय पर सूर्य की किरणें पड़ने से ओस की बूंदें ऐसे चमकती है जैसे उसे या देश को हीरो का हार पहना दिया गया हो। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि पूरे विश्व में सबसे पहले हमारे भारत में ज्ञान का उदय हुआ। अर्थात पहले हम जगे, फिर हमने विश्व को जगाया। हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश सारे विश्व में फैलकर वह प्रकाशित हो गया। अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट होने से संपूर्ण संसार मानो शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गया। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरे विभाग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पूरक पठन, जो कि 8 अंक के लिए पूछा जाता है। एक बात अवश्य ध्यान में रखें, हर विभाग को नए पन्ने पर आरंभ करें और निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अपना अनमोल समय बचाने के लिए केवल उत्तर लिखने हैं। अभी हमने यहाँ पर ये कृति बनाई है। लेखक के मन में ये विचार उठे, पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना, महंगी और अच्छी होटलों में रुकना, बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करना, और चौथा है गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करके अपने कंगाल होने का अनुभव करना। जिसकी उसकी तर्क बुद्धि के अनुसार इन मुद्दों में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है। दूसरा प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति से संबंधित है, जहाँ पर हमें अपने विचारों में लेखन करना है। गरीबों से सामान खरीदते समय मोल भाव नहीं करना चाहिए। आइए उत्तर देखते हैं। समझदार, संवेदनशील और गरीबों का दुख दर्द जानने वाला कोई भी व्यक्ति गरीबों से सामान खरीदते समय मोल भाव नहीं करेंगे। पर पता नहीं क्यों कुछ सधन लोगों में गरीबों से मोल भाव करने की बुरी आदत होती है।
शॉपिंग मॉल, पर्यटन या मौज मस्ती करते समय वह पैसों की कतई परवाह नहीं करता। वहाँ पर मोलभाव करना उसे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगता है। अपना रौब दिखाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देता है, परंतु किसी गरीब आदमी से कोई सामान खरीदते समय किसी मूर्ख और कंजूस व्यक्ति की तरह मोलभाव करता है जो उसे शोभा नहीं देता। 2 पैसा बचाने के लिए वह गरीब से झिकझिक करता है। हमें अपनी यह आदत बदलकर गरीब से उसके मुंह मांगे दाम में चीज खरीद कर उसकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर इससे मिलता जुलता उत्तर अपेक्षित है। प्रश्न तीसरे का आ विभाग देखते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सबसे पहले आप ये पद्य पंक्तियाँ पढ़ लीजिए जो कि मन कविता से संबंधित है। पहला आंकड़ा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। देखिए, हमने सुस्पष्ट अक्षर में लिखा हुआ है। पहला, सितारे छिपे बादलों की ओट में। दूसरा, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर। तीसरा, सागर में रहकर मछली प्यासी ही रही। और चौथा, चलती साथ पटरियां रेल की। जो उचित शब्द तुमने लिखे हैं उनके नीचे अधोरेखांकन करना भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आंकड़ा, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। ये भी एक स्वमत अभिव्यक्ति है। अपने विचार यहाँ पर हमें प्रकट करने हैं। उत्तर इस प्रकार है। सैकड़ों या हजारों किलोमीटर की दूरी तक रेल की पटरियां बिछी हुई होती है। समानांतर रूप से चलने वाली ये पटरियां कभी आपस में नहीं मिलती। उन्हें तो बस अपने कर्म से मतलब होता है। मौन रहना उनका स्वभाव बन जाता है। परंतु मनुष्य के लिए यह बात कैसे लागू हो सकती है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं, परिवार होते हैं जो लंबे काल से साथ साथ रहकर जीवन यापन तो करते हैं पर आपस में बात नहीं करते, मौन रहते हैं। साथ साथ या एक ही परिवार में तो रहना, परंतु किसी मनमुटाव के कारण या गलतफहमी के कारण मौनता पूर्वक जीवन बिताना सही नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी मन की बात एक दूसरे से कहकर मन का मैल हटा लेना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। इस पृष्ठ पर यह जगह खाली बच गई, लेकिन हमें अगला जो प्रश्न है नए पन्ने पर आरंभ करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो हमारा अगला चौथा विभाग शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण, जो कि 14 अंकों के लिए पूछा जाता है। जो विद्यार्थी व्याकरण की अच्छी तैयारी करके जाते हैं उन्हें 14 में से पूरे 14 अंक प्राप्त होते हैं। चौथे प्रश्न में कुल मिलाकर 11 घटक होते हैं, अर्थात छोटे छोटे 11 प्रश्न होते हैं। इन 11 घटकों में से केवल 9वां और 11वां जो घटक है वो 2-2 अंकों के लिए पूछा जाता है और बाकी सब प्रश्न 1-1 अंक के लिए पूछे जाते हैं। और ये 1-1 अंक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करना, सूझबूझ से काम लेना। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य है, उसे कोई पुकार रहा था। कोई शब्द के नीचे अधोरेखांकन है। शब्द भेद पहचानते हुए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन 3 ही मुद्दों पर प्रश्न पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का उपप्रकार अगर आपको याद नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा आंकड़ा, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 2 अव्यय दिए हुए हैं, पहला की और दूसरा के बीच। उत्तर देखते हैं। की का वाक्य में प्रयोग, डॉक्टर ने मरीज को समझाया कि रोग बढ़ गया है। और दूसरा है, समुद्र के लहरों के बीच नाव फंस गई थी। आप दोनों में से केवल एक ही लिखेंगे और यदि आपके पास समय का मैनेजमेंट है तो दोनों भी लिख सकते हैं। जो सही होगा उसे अंक मिलेगा। अगला प्रश्न संधि से जुड़ा हुआ है। संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद, जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। आधा आधा ऐसा 1 अंक कुल मिलाकर मिलने वाला है। हम दोनों उत्तर देखते हैं। संधि विच्छेद पूछा है, राम जोड़ अयन, तो इसके 2 उत्तर हुए।
संधि शब्द रामायण और संधि भेद स्वर संधि जो मैंने हाईलाइट किया है। और दूसरा शब्द है देहांत, उसका हमें संधि विच्छेद भी करना है और संधि भेद भी। तो उसका देह जोड़ अंत ये स्वर संधि है, दोनों में से आपको एक ही लिखना है। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। यहाँ पर दो वाक्य दिए हुए हैं। पहला, हम दिन भर पणजी शहर देखते रहे, और दूसरा, वह अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठा। दोनों में से एक को ही आपको लिखना है। हम दोनों उत्तर देखते हैं। अगला पांचवा आंकड़ा है, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप लिखिए। यहाँ पर भी आपको तालिका बनानी है। दोनों में से एक ही लिखना है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। हम दोनों का उत्तर देखते हैं। और उसके बाद जो छठवां आंकड़ा है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको दो मुहावरे दिए हुए हैं, जेब ढीली होना और कलेजे में हुक उठना। प्रश्न पत्र में कुछ मुद्रण दोष है, उत्तर देखते हैं। क्रिया चमकना, प्रथम प्रेरणार्थक चमकाना, द्वितीय प्रेरणार्थक चमकवाना। क्रिया तोड़ना, प्रथम प्रेरणार्थक तुड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक तुड़वाना। और छठवां आंकड़ा मुहावरा जेब ढीली होना का अर्थ है बहुत ज़्यादा खर्च होना। हमने वाक्य में प्रयोग किया है, बेटे की पढ़ाई लिखाई में रघुनाथ जी की जेब ढीली हो गई। और दूसरा मुहावरा लिया है, कलेजे में हुक उठना, अर्थात मन में वेदना उत्पन्न होना। इसका वाक्य में प्रयोग, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए पति की याद आते ही सुनीता देवी के कलेजे में हुक सी उठी। और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने के बाद मुहावरे के नीचे अधोरेखांकन आपको करना है। मुहावरा इस प्रकार भी पूछा जाता है, अर्थात कोष्ठक में दो मुहावरे दिए जाते हैं और उसका हमें वाक्य में सही ढंग से प्रयोग करना होता है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे यहाँ पर टेढ़ी खीर होना और 3-13 होना, ये दो मुहावरे दिए हैं और वाक्य दिया है, आज सरकारी नौकरी पाना मुश्किल है। तो मुश्किल है, इसके लिए हमें दोनों में से एक उचित मुहावरा चुनना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो सही वाक्य ये है, आज सरकारी नौकरी पाना टेढ़ी खीर हो गई है। और उसके नीचे अधोरेखांकन। निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। आपको कारक पहचानना भी है, अर्थात कारक चिन्ह, और उसका भेद भी लिखना है, वो भी तालिका में। तो गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर घर से ये कारक चिन्ह है, केवल से लिखा तो भी पर्याप्त है। और कारक भेद है अपादान कारक। आठवां आंकड़ा, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। यहाँ पर दो विराम चिन्हों की आवश्यकता है। कहना पड़ा के बाद पूरे वाक्य के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया हुआ है और अंत में पूर्ण विराम अर्थात खड़ी पाई। नौवां आंकड़ा काल परिवर्तन से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ये पूरे 2 अंकों के लिए है। 3 वाक्य दिए जाएंगे, आपको केवल 2 ही लिखने हैं। पहला वाक्य सामान्य भविष्यकाल का बनाना है, तो लक्ष्मी आज भी दूध नहीं देगी। दूसरा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का बनाना है, यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग होती है। और तीसरा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का बनाना है, तो ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देख रहा था। इस प्रकार ये उत्तर होंगे। तीनों में से आपको 2 ही लिखने हैं। 10वां आंकड़ा, उसमें पहला, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। तो ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा आंकड़ा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर 2 वाक्य दिए हुए हैं, हमें एक ही लिखना है। पहला वाक्य, बाप रे बहुत गलत काम कर रहे हो। इस वाक्य को हमें प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है। और दूसरा वाक्य, तुम्हें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसे हमें आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। दोनों में से केवल एक। पहला, बाप रे बहुत गलत काम कर रहे हो क्या, या फिर बाप रे
क्या बहुत गलत काम कर रहे हो, ऐसा भी चल सकता है। और दूसरा वाक्य, हमने आज्ञार्थक इस तरह बनाया, तुम्हें स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। 11वां, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। 3 वाक्य दिए हुए हैं, इनको हमें शुद्ध तरीके से लिखना है। पहला है, जिंदगी हमारी अब नहीं बचेगी। दूसरा, मैं आपका दर्शन के लिए आया है। और तीसरा, तख्त के रखे जाने का आवाज़ आता है। ये तीनों वाक्य अशुद्ध होने के कारण बोलने में, पढ़ने में अटपटे लगते हैं। उनका शुद्ध स्वरूप देखते हैं। पहला, अब हमारी जिंदगी नहीं बचेगी। दूसरा, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। और तीसरा, तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। अब हम बढ़ने वाले हैं विभाग क्रमांक 5, उपयोजित लेखन अर्थात रचना विभाग अर्थात लेखन विभाग। और पूरे 26 अंकों के लिए ये विभाग रखा हुआ है। अगर मैं कटु भाषा में बात करूं तो ये ऐरे गैरे का काम नहीं है। जो विद्यार्थी इस विभाग के प्रति पूरा सतर्क है, जिसने पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, इनका कई बार अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, और जिसकी तर्क शक्ति, आकलन शक्ति अच्छी है, वही विद्यार्थी यहाँ पर अधिक अंक पा सकता है। वरना हमने कई ऐसे विद्यार्थी देखे हैं कि उपयोजित लेखन में उन्हें 26 में से 10-12 अंक से ऊपर नहीं मिलते, क्योंकि वो कुछ लिख ही नहीं पाते। मैंने कमेंट बॉक्स में उपयोजित लेखन को लेकर और भाषा अध्ययन को लेकर स्वतंत्र वीडियोस बनाई है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अवश्य उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। यहाँ पर 2 प्रकार के पत्र पूछे हैं। पहला अनौपचारिक है और दूसरा औपचारिक है। हमने यहाँ पर औपचारिक पत्र लिया है। ये है पूरा पत्र। अब हम इसकी एक-एक सीढ़ियाँ देखते हैं। 5वां पत्र लेखन। सबसे पहले जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पता है और उसके भी पहले तारीख 24 दिसंबर 2025। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम नासिक, और पिन कोड क्रमांक है 425026। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर हमने विषय लिखा हुआ है, पेयजल की समस्या हल करने हेतु पत्र। महोदय, इस वाक्य में आवास शब्द गलती से 2 बार आ गया है। मैं न्यू आवास विकास समिति का निवासी हूँ। वहाँ के एक प्रतिनिधि के माध्यम से अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या के बारे में आपको आगाह करना चाहता हूँ। बीते कुछ दिनों से हम पेयजल की गंभीर समस्या से लड़ रहे हैं। 2 दिन के अंतराल के बाद अब पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। पहले जैसा पानी का दबाव भी नहीं है, इसलिए पहली मंजिल पर पानी नहीं चढ़ पाता। सारे निवासी इस समस्या से ग्रस्त हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को तुरंत दूर किया जाए। एक पंक्ति छोड़कर धन्यवाद सहित भवदीय अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक, और ईमेल xyz@18.com। प्रश्न 5वां 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर एक एक वाक्य में उत्तर वाले 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये परिच्छेद आप बिल्कुल एकाग्रतापूर्वक पढ़ो और फिर आपको ऐसे 4 प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर इस परिच्छेद में होगा। और प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न के आखिर में प्रश्न चिन्ह लगाना मत भूलो। समर्पक और सार्थक प्रश्न बनाइए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को प्रश्न बनाना भी नहीं आता और प्रश्न बनाना किसी कला से कम नहीं होता। दूसरा आंकड़ा गद्य आकलन अर्थात प्रश्न निर्माण। पहला, बच्चे में अनेक सद्गुणों का विकास किस बात से होता है? दूसरा, बालक के मन पर किन बातों का अमिट प्रभाव पड़ता है? तीसरा, पुत्र कुपुत्र होने पर भी माता क्या नहीं हो सकती? और चौथा, माता जीजाबाई की अच्छी शिक्षा का शिवाजी पर क्या प्रभाव पड़ा? और भी प्रश्न बनाए जा सकते थे, लेकिन पूछे हैं 4, हमने बनाए भी 4। प्रश्न 5वां आ, उसमें पहला है वृत्तांत लेखन। यहाँ पर हमने वृत्तांत लेखन की बजाय कहानी लेखन को चुना है। ज़्यादातर विद्यार्थी कहानी लेखन ही लिखते हैं और वो लिखने में भी आसान होता है।
इसमें एक एक मुद्दे को जोड़ना होता है, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर और विस्तार करते जाना होता है। कहानी लेखन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक हट्टा कट्टा जवान, रास्ते पर भीख मांगना, एक संत का आगमन, युवक से बातचीत, युवक के 100 रुपये में हाथ मांगना, युवक का इनकार, 1000 रुपये में आंख मांगना, युवक का इनकार, संत की सीख, युवक की आंखें खुलना। सीख। एक बात और, हमें कहानी का शीर्षक भी देना होता है और अंत में कहानी की सीख भी लिखनी होती है। कहानी का आरंभ, कहानी का मध्य और कहानी का अंत आकर्षक होना चाहिए। आइए देखते हैं कहानी को। यह है कहानी लेखन का पृष्ठ। कहीं कोई काट छाट नहीं है, जिसे आप मराठी में खड़ाखोड़ कहते हो, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की यह बात है। धर्मपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग मेहनती होने के कारण सुखी थे। खेती, उद्योग और व्यापार से भी कुछ लोग जुड़े थे। पर इतना होने के बाद भी सुरेश नाम का एक हट्टा कट्टा जवान निठल्ले की तरह इधर उधर घूमा करता था। कभी रास्ते पर बैठकर और भीख मांगकर वह अपना उधर निर्वाह चलाता था। कई लोगों के समझाने पर भी उसने किसी की न सुनी थी। एक दिन की बात है, गांव में पहुंचे हुए संत पधारे। वे लोगों को सुंदर उपदेश देते थे। कुछ लोग सुरेश को समझा बुझाकर संत के पास ले आए। लोगों ने उसके निठल्लेपन के बारे में संत को बताया। संत सारा मामला समझ गए। उन्होंने बड़े प्यार से युवक को कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने पहला प्रश्न किया, बेटा, मुझे तुम्हारे दोनों हाथ चाहिए, जिसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। युवक ने झट से अपने हाथ पीछे हटा ली। फिर संत ने पूरे 1000 रुपये का लालच देकर उसकी आंख मांगी। युवक गुस्से में बोल पड़ा, ये आप कैसे विचित्र बातें कर रहे हो? हाथ और आंख देने से तो मैं अपाहिज और अंधा बन जाऊंगा। ये कहकर युवक वहां से जाने लगा। संत ने उसे प्यार से रोका और कहा, देखो बेटे, हाथ और आंख गंवाने से तुम घबराते हो। तुम्हें अपाहिज और अंधा बनने का डर लगता है, पर यह शरीर के अनमोल अंग तुम्हारे पास होकर भी तुम भीख मांगकर लाचारी से जी रहे हो। बड़ी शर्म की बात है। तुम्हारे पास यदि थोड़ा भी स्वाभिमान है तो दोबारा भीख नहीं मांगोगे, मेहनत की रोटी खाओगे। संत की इन बातों का युवक पर गहरा असर हुआ। उसकी आंखें खुल गई और वह संत के चरणों में गिर पड़ा। अब वह मेहनत से रोटी कमाकर सुखी हो गया है। सीख। मेहनत के बल पर सुखी बनने में ही जीवन की सार्थकता है। ये हो गई हमारी कहानी और हमने उसकी सीख भी लिखी। लेकिन इसके लिए शीर्षक देना भी अत्यावश्यक होता है, क्योंकि शीर्षक के लिए 1 अंक और सीख के लिए 1 अंक। हमने यहाँ पर शीर्षक दिया है संत की अनमोल सीख। लेकिन विद्यार्थी अपने तर्क बुद्धि के अनुसार अलग अलग शीर्षक भी दे सकते हैं, जैसे मेहनत से जीना ही पुरुषार्थ है, या फिर युवक का बदल गया जीवन, या फिर मेहनत की रोटी खाओ, या फिर भिखारी युवक और संत, या फिर संत के उपदेश से बदला जीवन। व्यक्ति व्यक्ति मतिर्भिन्ना, इस उक्ति के अनुसार हर कोई अपने अपने तरीके से शीर्षक दे सकता है, और वही बात होती है सीख के लिए भी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वृत्तांत लेखन के लिए अथवा के रूप में कहानी लेखन का विकल्प होता है, इसलिए हमने कहानी लेखन विकल्प चुना। लेकिन अब जो हमें सवाल हल करना है वो है विज्ञापन का। इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, अर्थात ये आपको लिखना ही लिखना है। तो दूसरा आंकड़ा देखिए, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर लगभग 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन का मुख्य विषय है सेल्स गर्ल चाहिए, और केवल 4 मुद्दे उन्होंने दिए हैं: विशेषताएं, अनुभव, वेतन और संपर्क। जिस तरह हमने कहानी का विस्तार किया, उसे बढ़ाया, उसी तरह अब हमें विज्ञापन भी बनाना है। विज्ञापन बनाने के कुछ नियम होते हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए, जैसे कि विज्ञापन सार्थक शब्दों में हो, जो मुद्दे दिए गए हैं उनका ठीक से विस्तार हो, महत्वपूर्ण मुद्दे मोटे अक्षरों में लिखे गए हो, और आवश्यकता के अनुरूप आप चित्र भी निकाल सकते हो, जिससे तुम्हारा विज्ञापन प्रभावी बन सकता है।
और पूरा विज्ञापन बन जाने के बाद चारों ओर एक एक रेखाएं खींचनी है, अर्थात बॉर्डर बनानी है, सीमा रेखा बनानी है। यह अत्यावश्यक है। आपने विज्ञापन बहुत ही अच्छा बना लिया लेकिन सीमा रेखाएं नहीं खींची तो आपका विज्ञापन बेअसर दिखाई देगा और आपके अंक कटेंगे। आइए विज्ञापन बनाते हैं, देखते हैं। हमने स्वतंत्र पृष्ठ चुना है विज्ञापन बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आवश्यकता है सेल्स गर्ल की। पद 5। बाई दिशा में एक लड़की का चित्र है जो लैपटॉप लेकर बैठी है। और अब विशेषताओं में देखिए, आकर्षक व्यक्तित्व हो, मराठी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान एवं प्रभावी संवाद कौशल हो, डिजिटल वस्तुओं का तथा उनकी उपयोगिताओं का पर्याप्त ज्ञान हो। दाहिनी दिशा में आकर्षक वेतन 25,000 रुपया प्रति माह और नीचे और एक मुद्दा हमने लिखा हुआ है उज्जवल भविष्य। और इधर बाई दिशा में और एक मुद्दा है आज ही मिलिए। और नीचे हमारा पता सार्थक डिजिटल सेल्स कॉरपोरेशन, सुभाष चौक, तिलक नगर, पुणे। मोबाइल नंबर 94235-12। ये केवल एक नमूना है, आप इससे भी आकर्षक विज्ञापन बना सकते हो। और विज्ञापन बना लेने के बाद आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमने सीमा रेखाएं खींची है। प्रश्न 5वां ई, आखिरी प्रश्न है ये निबंध लेखन को लेकर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। बोर्ड के प्रश्न पत्र में आपको 3 निबंध पूछे जाएंगे। निबंध का विषय कोई भी हो सकता है, प्रकार कोई भी हो सकता है, जैसे वर्णनात्मक हो सकता है, चरित्रात्मक हो, विचारात्मक, या फिर कल्पना प्रधान, या फिर आत्मकथनात्मक। हमने यहाँ पर एक आत्मकथनात्मक निबंध चुना है, वो है एक टूटी पतंग की आत्मकथा। आत्मकथनात्मक निबंध के बारे में मैं आपको अत्यंत आवश्यक बात बताना चाहता हूँ विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि कई विद्यार्थी इसको लेकर बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। अगर आत्मकथा पूछी जाती है किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, मान लो घायल सैनिक की, किसी किसान की, तो जिनको आत्मकथा लिखना नहीं आता वो क्या करते हैं, जैसे समझ लो कि किसान की आत्मकथा पूछी गई तो वो किसान के जीवन को लेकर पूरा निबंध लिखते हैं। किसान का जीवन ऐसा होता है, वो ऐसी ऐसी मेहनत करता है, चाहे वो 4 पन्ने क्यों न लिखे लेकिन वो सरासर पूरा का पूरा गलत साबित हो। मैं एक किसान बोल रहा हूँ, उसी प्रकार यहाँ पर एक टूटी पतंग बोल रही है। ये कल्पना हमें करनी है, तब कहीं जाकर आपको अंक मिलेंगे। हमने स्वतंत्र पृष्ठ पर निबंध लिखा है, निबंध का कुछ हिस्सा और भी आगे है, आइए पढ़ते हैं। एक टूटी पतंग की आत्मकथा। अरे सुनो भाई सुनो, मुझे यहाँ से निकालो कोई, क्या हालत हो गई है मेरी। किसी और पतंग के मांझे से मुझे यहाँ अटक कर रहना पड़ रहा है। मेरी अन्य पतंग बहनें मजे से आसमान में उड़ाने भर रही है, हवा में झूम रही है, पर मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाला पता नहीं कब आएगा। 2 दिन पहले की ही तो बात है, मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। मुझे जैसी सैकड़ों पतंगों को कुछ कारीगर बड़ी कुशलता पूर्वक बना रहे थे, और जब हम पूरी तरह से बन गई तो बाजार में अलग अलग दुकानों में बिक्री के लिए रखी गई। हमारे कारण सारे बाजार की शोभा बढ़ गई थी। जहाँ देखो वहाँ हम ही हम नजर आ रही थी। मैं जिस दुकान में थी वहाँ एक लड़का आया और मुझे खरीद कर ले गया। उसने मुझ में जब 2 छेद बनाए तो थोड़ा दर्द हुआ। मुझे मांझे से बांधकर एक झटका देकर आकाश में उड़ाया गया। लड़का धीरे धीरे मेरी डोर खींचने लगा और मैं धीरे धीरे आकाश की ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। यहाँ पर गलती से पतंग शब्द आ गया है, वहाँ पर मेरी ये शब्द चाहिए था। हवा का स्पर्श पाकर फर फर की आवाज के साथ मुझे उड़ने में बड़ा आनंद आने लगा। ऐसे अनोखे आनंद की अनुभूति मैं जीवन में पहली बार ले रही थी। मुझे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा था। वह एक अद्भुत दृश्य था। उड़ते समय मैंने देखा मुझे जैसी मेरी कई बहनें आकाश में उड़ाने भर रही थी। कुछ बहनें किसी शराबी की तरह झूम रही थी। मुझे उन पर हंसी भी आ रही थी। और अचानक मेरी किसी बहन का मांझा मेरे मांझे में उलझ गया। हम दोनों बहनों में लड़ाई सी होने लगी।
यह सारा कसूर उस मांझे का था। उस मांझे के कारण हम दोनों बहनों में कुछ देर तक टकराव होता रहा और आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। मैं अपनी डोर से कट गई और आकाश में चक्कर खाती हुई इस बबूल के पेड़ की शाखाओं में फंस गई। कुछ कांटे मेरे शरीर में घुस गए जिससे मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। हे ईश्वर, किसी को तो मुझे बचाने भेजिए ना। देखो विद्यार्थी मित्रों, हम जितनी अपनी कल्पना की उड़ानें भर सकते हैं उतना हमारा निबंध लंबा लंबा होता जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबा तो हमें खींचना नहीं है, समय का ध्यान रखना है। मैं तो चाहूँगा कि 40 मिनट में तुम्हारा ये 26 अंकों का पूरा जो विभाग है उपयोजित लेखन वो पूरा हो जाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इस आसान विषय में हमें अधिकतम अंक पाने के लिए और भी 2-4 मैं नुस्खे बता रहा हूँ, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। परीक्षा भवन में जाने से कुछ दिन पहले आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का ध्यान से वाचन करना होगा। उसके बाद पुराने कम से कम 3 प्रश्न पत्रों को हल करना होगा। व्याकरण और उपयोजित लेखन के विशेष आपको प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास करना होगा। और सबसे आखिर में जो मैंने पहले भी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि आपका जो अक्षर है वो सुवाच्य होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और शब्दों पर शिरोरेखा होनी चाहिए। बस इतना आप कर लो, कामयाबी आपके हाथ में है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मैंने अपने अक्षर में लिखा हुआ ये उत्तर पत्र पूरा होता है। तो पूरा प्रश्न पत्र हल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि इसका आपको अवश्य फायदा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो भाषा अध्ययन और उपयोजित लेखन इस विषय पर मैंने जो स्वतंत्र वीडियोस बनाए हैं वो भी आप अवश्य देखिएगा। और YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन के नाम से, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।